हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में बिहार स्पेशल की क्लास को लेकर के। यानी आज हम बिहार स्पेशल के पार्ट 5 की बात करने वाले हैं। इसके पहले बिहार स्पेशल के कुल 4 पार्टों को मैं कवर कर चुका हूँ। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले अंत में यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। शुरुआत करते हैं बिहार स्पेशल में पहले क्वेश्चन से। हालांकि इसके पहले फ्रेंड्स मैंने 200 क्वेश्चन आपको कवर करा दिया है, तो आज शुरू करेंगे 202 से। 202 का क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बलदेव प्रसाद ने महाअधिवक्ता पद से कब त्यागपत्र दिया था। तो फ्रेंड्स, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उस समय बलदेव प्रसाद जो थे ना, ये महाअधिवक्ता थे। तो इन्होंने महाअधिवक्ता के पद से 1942 में इस्तीफा दिया था। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1942। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये है फ्रेंड्स शिवहर। कौन सा है? शिवहर जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है ना, यह बिहार के गया जिले में स्थित है। कहाँ है? बिहार के गया जिले में स्थित है ब्रह्मयोनी पहाड़ी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो फ्रेंड्स, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ जो था ना, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, कर्णात वंश का संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड्स, कर्णात वंश के संस्थापक की बात करें तो नान्यदेव। कहाँ था? नान्यदेव जो था ना, ये कर्णात वंश का संस्थापक था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स, बिहार के सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो ये है पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण जो है ना, ये बिहार का सबसे उत्तरी जिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। और बिहार का सबसे दक्षिणी जिला पूछ लिया जाए तो वो है गया। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? गया है। जबकि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। गया से याद रखना है फ्रेंड्स, गया जो है ना, ये बिहार का सबसे गर्म जिला भी है और बिहार का सबसे ठंडा जिला भी है गया। ये भी आपको याद रखना है। वहीं सबसे पश्चिमी जिला पूछ लिया जाए तो एक कैमूर है ना। देखिए, 3 चीज़ें आपको यहाँ मिल गई। पहली बात, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी जिला गया, जबकि पश्चिमी जिला कौन सा है? तो कैमूर है। ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स, याद रखिएगा सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो किशनगंज जो है ये सबसे पूर्वी जिला है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। यानी चारों तरफ जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चारों जिला आपको याद रखना है। हो सकता है यहाँ से आपकी एग्जाम में प्रश्न बन जाए। अगला प्रश्न है, ककोलत मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो ककोलत मेला है यह बिहार के नवादा में आयोजित किया जाता है। यानी बिहार के नवादा में ककोलत मेला का आयोजन किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की अगर बात करूं तो ये है किशनगंज। कहाँ है? किशनगंज ऐसा जिला है जहां पर बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है। तो बिहार में सर्वाधिक शाखा की मैं बात करूं तो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की सबसे ज़्यादा शाखा बिहार के अंदर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कर्मनाशा नदी में किस स्थान पर मिलती है। कर्मनाशा नदी गंगा में किस स्थान पर जाकर मिल जाती है। तो जो चौसा है, चौसा के उत्तर में, याद रखिएगा चौसा के उत्तर में कर्मनाशा नदी गंगा में जाके मिल जाती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, बड़गांव जो राजगीर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां प्राचीन नालंदा महाविहार का अवशेष मिला है, इसकी खोज किसने किया था। तो इसकी खोज किया था कनिंघम में। किसने किया था फ्रेंड्स? कनिंघम ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया था कि बिहार का सबसे गर्म जिला और ठंडा जिला कौन सा है। तो गया है। तो ये आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कलिंग युद्ध अशोक के शासन में किस वर्ष लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा 8वें अशोक के शासन का जो 8वां वर्ष था उसी समय कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना क्या कहलाता था। तो मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध जो है वो सेतुबंध कहलाता था। क्या कहलाता था? सेतुबंध कहलाता था। यानी मौर्यकालीन जो सिंचाई होती थी ना, उसको कहा जाता था सेतुबंध। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो कीर्तिलता है ना, ये विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता किसकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। ये भी आपको याद रखना है। करो या मरो का नारा, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है करो या मरो का।
अगला प्रश्न है, कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में पाल शैली के विकास में किस कलाकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो याद रखिएगा किसका, तो धीमन और उसके पुत्र विठल पाल। ठीक है ना, कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण के लिए जो पाल शैली है ना, इसके विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो एक है धीमन और दूसरा है उनके पुत्र विठल पाल। तो ये भी आपको याद रखना है। मौर्य काल में जंगली सेना को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जंगली सेना को अटावी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अटावी बल के नाम से जाना जाता था मौर्य काल में जंगली सेना को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कांवर झील का निर्माण किस नदी के विसर्पण से हुआ है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो कांवर झील है ना, इसका निर्माण जो हुआ है, ये हुआ है आपका गंडक नदी के विसर्पण से। किस नदी के विसर्पण से हुआ? तो गंडक नदी के विसर्पण से हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना के अंदर फ्रेंड्स याद रखिएगा कब हुई थी? तो ये हुई थी 1934 ईस्वी में। कब हुई थी? 1934 ईस्वी में हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, बुद्ध का अंतिम वाक्य क्या था? तो फ्रेंड्स बुद्ध का जो अंतिम वाक्य था वो था अपदीपो भव। क्या था? अपदीपो भव जो था यह बुद्ध का अंतिम वाक्य था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, काशी का राज्यपाल शिशुनाग कब मगध का राजा बना था? तो काशी का जो राज्यपाल था शिशुनाग, वह मगध का राजा बना था फ्रेंड्स 412 ईसा पूर्व में। कब बना था? 412 ईसा पूर्व में। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स मौर्य काल में भूस्वामी को क्षेत्रक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षेत्रक। मौर्य काल में भूस्वामियों को क्षेत्रक कहा जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कांवर झील कहाँ अवस्थित है? तो ये मझौल स्थान पे ना, याद रखिएगा कहाँ स्थित है? तो मझौल स्थान जो है यहाँ पर स्थित है कांवर झील। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, कोई विधेयक दोनों सदन में पास हो जाने के बाद किसके द्वारा उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर राज्यपाल के पास भेजा जाता है? तो जब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी विधेयक जब दोनों सदनों में पास हो जाता है, विधानमंडल के दोनों सदनों में पास हो जाता है ना, तो उस पर अंतिम में किसका सिग्नेचर होता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का। विधानसभा अध्यक्ष सिग्नेचर करता है, उसके बाद यह कहाँ चला जाता है? तो राज्यपाल के पास चला जाता है, और जब राज्यपाल इसको अनुमति देता है तो यह बन जाता है कानून। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो फ्रेंड्स जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ना, ये 15 अभिकरणों में विभाजित है। कितने अभिकरण में विभाजित है? तो 15 अभिकरणों में विभाजित है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कब हुई थी? तो याद रखिएगा बुद्ध की मृत्यु कब हो गई थी? पहली बात तो इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। और कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी बुद्ध की। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की किस रानी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है? तो कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की किस रानी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है? तो उनका नाम है फ्रेंड्स याद रखिएगा करुवाकी। क्या नाम है? करुवाकी इसका नाम है। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने अपने किस मंत्री के सहयोग से वज्जी संघ में फूट डाल दी थी? तो फ्रेंड्स अजातशत्रु की बात आई है तो याद रखिएगा ये किस मंत्री के सहयोग से वज्जी संघ में फूट डाला था? तो याद रखिएगा वो वस्कार के सहयोग से। ठीक है ना, किसके सहयोग से? वस्कार। ये अजातशत्रु को फ्रेंड्स तो याद रखिएगा ये बिंबिसार का लड़का है ना, बिंबिसार का लड़का है अजातशत्रु। ठीक है ना, बिंबिसार कौन था? तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक जिनका लड़का था अजातशत्रु। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। मौर्य काल में चांदी के सिक्के को पण या करसापण कहा जाता था। पण या करसापण कहा जाता था मौर्य काल में चांदी के सिक्के को। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो फ्रेंड्स कोसी परियोजना का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1953 ईस्वी में। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में कोसी परियोजना का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, याद रखिएगा बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली जो प्रथम स्त्री थी वो थी माता प्रजापति गौतमी। कौन थी? माता प्रजापति गौतमी जो थी ये बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री थी। अगला प्रश्न है, कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और इस नदी को नेपाल में सप्तकौशिकी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो सप्तकौशिकी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन शिलालेख एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है?
तो कौन सा शिलालेख जो है एकमात्र अभिलेख है जो कि पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है? तो ये भाब्रू, याद रखिएगा। कहाँ का शिलालेख? तो भाब्रू का जो शिलालेख है ना, ये एकमात्र शिलालेख है जो कि पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो बिहार में जो मौर्य अभिलेख पाए गए थे ना, उसकी लिपि थी ब्राह्मी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि अभी मैंने बताया ब्राह्मी थी। कौन सी नदी कीकट और बमागधी, कौन सी नदी कीकट और बमागधी के नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा, जो पुनपुन नदी है, बिहार की जो पुनपुन नदी है ना, इसी को कीकट और बमागधी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये नाम आपको विशेष तौर पे याद रखना है। कीकट क्या है? कीकट और बमागधी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, महासंघिक बौद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो महासंघिक बौद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक था महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप जो था फ्रेंड्स ना, ये महासंघिक बौद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक था। अगला प्रश्न आपके सामने है, बौद्धकालीन जातक कथाओं में स्वर्ण के सिक्के को क्या कहा गया? तो बौद्धकालीन की जातक कथाओं में स्वर्ण के सिक्के को निष्क कहा गया था। क्या कहा गया था? निष्क कहा गया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो फ्रेंड्स, बिहार का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है ना, वो है पटना। कौन सा है? पटना जो है ये बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है ना। जहाँ पर लगभग कितनी लोग निवास करते हैं? तो 53,38,465 लोग निवास करते हैं पटना के अंदर। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था फ्रेंड्स? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की अगर मैं बात करूं तो ये पटना है। कौन है? पटना है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसको मैं करा चुका हूं। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाला जिले की बात करें तो वो है शेखपुर जिला। क्या है फ्रेंड्स? शेखपुर जिला ऐसा जिला है बिहार का जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है ना। कितनी है? तो 6,36,342 है। अगला प्रश्न है, कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो आत्मदमन की भावना, आत्मदमन की जो भावना है या आत्मदमन की जो बात है ना, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। तो सीधा सीधा ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? फिर से याद रखिएगा, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास। कौन है? बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास हो जाता है। जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला की बात करें तो वो है पूर्णिया। कौन है? पूर्णिया। अधिकतम साक्षरता वाला जिला रोहतास, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। ये भी आपको याद रखना है। मौर्य काल में रेशम कहाँ मंगाई जाती थी? तो मौर्य काल में जो रेशम है ना फ्रेंड्स, वो चीन से मंगाई जाती थी। कहाँ से मंगाई जाती थी? तो मौर्य काल में रेशम चीन से मंगाया जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, सबको पता होना चाहिए, प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, 22 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और बंगाल दो भागों में बंट गया था। एक था पूर्वी बंगाल और दूसरा था पश्चिमी बंगाल, ठीक है ना। फिर बाद में 1911 में जब दिल्ली दरबार लगता है तो जॉर्ज पंचम भारत आया हुआ होता है। और जॉर्ज पंचम जो है फ्रेंड्स, ये जो दिल्ली दरबार है ना, इसको क्या करता है, सॉरी, जॉर्ज पंचम जो है ना, ये जो विभाजन हुआ था, ठीक है ना, 1905 में जो बंगाल का विभाजन तो हुआ था, उसको रद्द कर देता है। और रद्द करने के बाद फिर से जो बंगाल है उसको दो भागों में विभाजित कर देता है। एक को बना देता है बिहार, एक को क्या बना देता है? बिहार, और दूसरे को बना देता है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो कब बनता है? ये बनता है फ्रेंड्स 22 मार्च को। कब बनता है? 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को। इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है फ्रेंड्स कि 22 मार्च को कब से मनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है 2010 से। कब से? 2010 से अब तक लगातार 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत किसने किया था बिहार दिवस मनाने की? तो वो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ना, वही उस समय भी मुख्यमंत्री थे 2010 के दौरान, और उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में बलि क्या था? तो फ्रेंड्स, मौर्य काल में जो बलि था ना, ये भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व था मौर्य काल में बलि, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, यह सिताब राय को, किसको? सिताब राय को अपना दीवान नियुक्त किया था, नायब दीवान नियुक्त किया गया था, नायब दीवान नियुक्त किया था बिहार का। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बोध गया महाबोधि मंदिर में बुद्ध की मूर्ति किस मुद्रा में स्थापित की गई है?
तो बोध गया जो महाबोधि मंदिर है ना, यहाँ बुद्ध की जो मूर्ति है वो पद्मासन, किसमें, पद्मासन की मुद्रा में स्थापित की गई। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुंवर सेना का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स कुंवर सेना का गठन हुआ था 1978 ईस्वी में। कुंवर सेना का गठन कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में कुंवर सेना का गठन हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, उदयपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण। याद रखिएगा, उदयपुर झील जो है ना, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, महावीर स्वामी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो विवाह है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एक कुंडियन गोत्र की यशोदा से हुआ था। ठीक है ना, कुंडियन गोत्र की यशोदा से हुआ था विवाह महावीर स्वामी का। अगला प्रश्न है, कैकेयी प्रक्रिया की रचना किसने की थी? तो कैकेयी प्रक्रिया की रचना की मैं बात करूं तो ये किया था केदारनाथ मिश्र ने। किसने किया था? केदारनाथ मिश्र प्रधान ने कैकेयी प्रक्रिया की रचना की थी। अगला प्रश्न है, केसरिया स्तूप और अरेराज स्तंभ की जानकारी किसने पहली बार दी थी? तो केसरिया स्तूप और अरेराज स्तंभ की जो जानकारी है ना, ये पहली बार दी थी फ्रेंड्स होटगांव ने। किसने दिया था? होटगांव ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह स्तंभ लेख। याद रखिएगा, वह स्तंभ लेख कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो उस स्तंभ का नाम है फ्रेंड्स मस्की का लघु शिलालेख। मस्की का जो लघु शिलालेख है ना फ्रेंड्स, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कैवल्य का अर्थ क्या होता है? तो कैवल्य का अर्थ होता है फ्रेंड्स सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाले को कैवल्य कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कह रहा है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र बिहार में कहाँ स्थित है? तो बिहार के अंदर केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स ये स्थित है पटना के अंदर। कहाँ स्थित है? बिहार के पटना में स्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच हुए संघर्ष को क्या कहा गया? तो फ्रेंड्स इसको कहा गया त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या कहा गया? त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिख गुरुओं में किनका जन्म पटना में हुआ था? तो जितने भी सिख गुरु हैं फ्रेंड्स, उनमें जो है गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था ना, ये कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री सिया देवी, कौशल्या देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी, भगवती देवी, मैना देवी, लाल बाबा एवं शशिकला देवी किस कला के प्रमुख कलाकार हैं? तो फ्रेंड्स रखिएगा, याद रखिएगा, इनको भी पद्मश्री दिया गया था। तो ये जो लोग हैं ना, ये मिथिला कला के कलाकार हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। मिथिला से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना होगा। मिथिला जो मखाना है फ्रेंड्स ना, ये बिहार का सबसे, बिहार में एकमात्र उपजाने वाला प्रोडक्ट है मिथिला मखाना। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिहार की जो राजकीय मछली है ना, ये देसी मांगूर को बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अपनी पहली पुस्तक के लिए 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली मैथिली लेखक क्या नाम है? तो अपनी पहली पुस्तक के लिए वर्ष 2000 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, वो पाने वाली पहली मैथिली लेखक का नाम क्या था? तो साकेतानंद। क्या था? साकेतानंद। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। क्या है फ्रेंड्स? राज तरंगिणी है कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम। अगला प्रश्न है, बिहार भारत के किस कृषि जलवायु जोन में आता है? तो फ्रेंड्स बिहार जो है ये भारत के जोन 4 में आता है ना। किस जोन में आता है? तो जोन 4 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, बिहार में किसके नेतृत्व में बढ़िया नामक स्थान पर बकास्त आंदोलन चलाया गया था? तो बिहार में किसके नेतृत्व में बढ़िया नामक स्थान पर बकास्त आंदोलन चलाया गया था? बकास्त आंदोलन चलाया गया था। तो किसके चलाया गया था फ्रेंड्स? तो एक कार्यानंद शर्मा। किसके द्वारा चलाया गया था? कार्यानंद शर्मा के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती गंगा का मैदान किस कल्प में निर्मित हुआ है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मध्यवर्ती गंगा का जो मैदान है ना, ये इसका निर्माण हुआ है चतुर्थ महाकल्प में। कब हुआ था? चतुर्थ महाकल्प, जिसको प्लीस्टोसीन के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर मध्यवर्ती गंगा मैदान का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में।
अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सबको पता होगा फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन किसकी सलाह से राज्यपाल करते हैं? तो फ्रेंड्स जहां सलाह की बात आए तो मुख्यमंत्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो संविधान के अनुसार मंत्रियों के बीच विभागों का जो विभाजन होता है ना, ये राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार मैं अगर बात करूं तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, जहां पे महज 879 जो लोग हैं 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का मुख्य सलाहकार होने के नाते किस पद को सहकारी तंत्र का प्रधान कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये कहा जाता है मुख्य सचिव के पद को। मुख्य सचिव के पद को सरकारी तंत्र का प्रधान कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव का राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री का निर्धारण के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका निर्धारण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा की विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से तो राज्यसभा की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत तौर पर। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मंजूषा शैली बिहार के किस प्रदेश की प्रमुख शैली है? तो जो मंजूषा शैली है ना, बिहार के अंग प्रदेश, जो बिहार का अंग प्रदेश है ना, जो कि वर्तमान में भागलपुर का इलाका है, यह मंजूषा शैली के लिए प्रमुख शैली, मंजूषा शैली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, महिपाल के नालंदा पाषाण लेख से क्या पता चलता है? महिपाल के नालंदा पाषाण लेख से पता चलता है कि वालादित्य ने एक महाविहार को जला दिया था। वह कौन सा स्थान था जहां जलाया था? तो वो महाविहार की बात करें तो था नालंदा महाविहार। कौन था? नालंदा महाविहार को वालादित्य ने जला दिया था, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिहार का जो राजकीय चिन्ह है ना, ये आपका है बोधि वृक्ष। क्या है? बोधि वृक्ष। लेकिन अगर वहीं बिहार का राजकीय, अगर आपसे वृक्ष पूछे तो आप पीपल बताएंगे ना, वृक्ष पूछेगा तो पीपल बताएंगे, लेकिन अगर बिहार का राजकीय चिन्ह पूछेगा तो बोधि वृक्ष आपको बताना है, जो कि 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध साम्राज्य की जो प्रथम राजधानी थी वो थी फ्रेंड्स गिरिव्रज। कौन थी? गिरिव्रज, जो कि राजगीर में है। यह मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने सर्वप्रथम 1001 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने फ्रेंड्स सर्वप्रथम 1001 ईस्वी में उद्धाडपुर, याद रखिएगा उन्दाडपुर ना, उद्भाडपुर के हिंदुशाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। अब याद रखिएगा, इस पाटलिपुत्र को बसाया किसने था? तो फ्रेंड्स मैंने आपसे बताया कि हर्यक वंश का संस्थापक था। याद रखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। कौन था? बिंबी जो सार था ना फ्रेंड्स, ये हर्यक वंश का संस्थापक था, जिसका पुत्र था अजातशत्रु। याद रखिएगा, जिसका पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। कौन था? उदयन। और इसी उदयन ने फ्रेंड्स पाटलिपुत्र को बसाया था। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी बनी थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर दिया, वह किस और अंत करके किस वंश की स्थापना की? तो याद रखिएगा, महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना किया। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लौह तत्व की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो जो लाल पीली मिट्टी है ना, लाल पीली मिट्टी जो है ना, इसमें लौह तत्व की अधिकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी में। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। कौन था फ्रेंड्स? नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। अगला प्रश्न है, कौन सा कर किसानों से तुर्कों के आक्रमण रोकने के लिए लिया जाता था? तो जो तुरुस्कंड, क्या था? तुरुस्क दंड। कौन सा कर था फ्रेंड्स? तुरुस्क दंड जो कर था, ये एक कर तुर्कों के आक्रमण रोकने के लिए किसानों से लिया जाता था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, ये महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी ना, ये 478 ईस्वी में हुई, 468 ईसा पूर्व में हुई थी, और 72 वर्ष की आयु में हो गई थी पावापुरी के अंदर। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी।
अगला है बरौनी तेल शोधक कारखाना किस जिले में स्थित है? तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा था। तो ये बेगूसराय जिले में स्थित है बरौनी तेल शोधक कारखाना। अगला प्रश्न आपके सामने है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिले की मैं बात करूं तो वो है कौन सा? गोपालगंज जिला, ठीक है ना। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाली बात करें तो वो था मुंगेर। कौन है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला मुंगेर है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है। महावीर की माता किनकी बहन थी? तो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी महावीर की माता, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो फ्रेंड्स ये जो है ना ये खुद्दक ग्रंथ में है। किस ग्रंथ में है? तो खुद्दक निकाय ग्रंथ में है बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित लगभग 549 जातक कहानियों का संग्रह, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके सामने मौर्य काल में कर की दर क्या थी? तो मौर्य काल में ना कर की जो दर थी वो पूरे संपत्ति का 1/6 भाग था। कितना था? पूरे जो आपका उपजाऊ होता था ना उसका 1/6 भाग कर देना पड़ता था, यानी टैक्स देना पड़ता था। अगला प्रश्न है कुशेश्वर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ये छपने वाला सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये छपने वाला सवाल है, मैं लिख दे रहा हूँ। ये छपने वाला सवाल आपके एग्जाम में है। कुशेश्वर पश्चिम बिहार जो है ना ये दरभंगा जिले में स्थित है। कहाँ है? तो दरभंगा में स्थित है कुशेश्वर पश्चिम बिहार, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कह रहा है बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला पूर्णिया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त दव वर्नाक का लेख तथा शाहपुरा पटना एवं मदर बांका से प्राप्त लेखों में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा ये परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? तो मेगास्थनीज जो है ना फ्रेंड्स एक इसका पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? तो 315 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है सुगौली चीनी मिल किस जिले में स्थित है? जो सुगौली चीनी मिल है ना फ्रेंड्स ये पूर्वी चंपारण में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पूर्वी चंपारण में सुगौली चीनी मिल स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान जो है ना ये महावीर के बचपन का नाम था। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो 100 प्रश्न है ना ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और ऐसे ही करके मैं लगभग कुल 5 पार्ट बिहार स्पेशल का कवर करा चुका हूं और एक मैं लास्ट में एक मास्टर वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है ना। एक मास्टर वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं टोटल का टोटल बिहार को कवर करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी कंटेंट और आपको सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।